वगैरह होते हैं तो यू जस्ट आस्क मी, ठीक है, पूछ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम रोक के, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करें। यस सर। ओके ओके। तो जो अपना चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना सबको? हाँ स्टार्ट हाँ करूँ मैं अब? हाँ। ओके ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मतलब अगर बात करते हैं कि भाई क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है, या अलाइव है या डेड है, तो फर्स्ट चीज़ जो होती है हमारे माइंड में वो क्या आ सकती है? मतलब क्या होती है पहली चीज़ कि भाई हम किसी को कब बोलेंगे कि ये लाइव है, या ये चीज़ जो है वो डेड है या नॉन लिविंग है? सबसे पहले माइंड में मूवमेंट। क्या आता है हमारे? मूवमेंट। 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 मतलब अगर प्लांट की मैं बात करूँ तो प्लांट के अंदर तो मूवमेंट होता ही नहीं है, तब भी वो लिविंग है। तो इसका मतलब क्या है? समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ फिर कैसे मतलब लाइफ को डिफाइन करोगे कि भाई ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है? कैसे आप बता सकते हो किसी भी चीज़ को? मतलब सर बताओ। वो ब्रीथ करता हो। ओके, नेक्स्ट। बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तभी तो यार समझेंगे ना, टॉपिक को समझना है। देखो फर्स्ट चीज़ होती है कि बायोलॉजी के अंदर ना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होता, आपको नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। और सर वो लिख तो कोई नहीं मूवमेंट देता हो। है। देखो, व्हेन मो व्हेन वी एबल टू स्पीक समथिंग, ठीक है, कब हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कि भाई ये लिविंग है, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग है? कब हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। कब किसी चीज़ को बोलेंगे बताओ भाई? एक तो एक बच्चे ने बोला कि ब्रीदिंग करेगा तो हम उसको लिविंग बोल सकते हैं, है ना। तो लिविंग कब बोल सकते हैं? या फिर लिविंग की जगह हम मैं लिख सकता हूँ अलाइव, ठीक है, जिंदा। या नॉन लिविंग को मैं लिख सकता हूँ डेड, ठीक है। तो बताओ कब मैं बोल सकता हूँ कि ये लिविंग है या फिर ये नॉन लिविंग है? सर वो मूवमेंट करता हो। देखो मूवमेंट का भी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, भाई प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते हैं, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स है यूनिसेलुलर जो मूवमेंट नहीं शो करते, एक ही जगह पे रहते हैं, तब भी वो लिविंग बोलते हैं हम लोग। फिर ये तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी हमारी, है ना। बताओ। Sir, if they are composed of cell ओके ओके, आगे। and have a life cycle also. भाई लिविंग, देखो लिविंग हम किसी चीज़ को हम कब बोल सकते हैं? देखो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई लिविंग हम कब किसी चीज़ को बोल सकते हैं? जो न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन करता हो या खाता हो या लेता हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन करता हो, ग्रोथ करता हो, ठीक है, जो इन्वायरमेंट हो उसको वो महसूस करता हो, सर ट्रांसपोर्टेशन करता हो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन करता हो, रेस्पायरेशन करता हो, ठीक है। मूवमेंट भी आ जाएगा, लेकिन मूवमेंट एक स्पेसिफिक फीचर नहीं है, ठीक है। अभी प्लांट है, मूवमेंट नहीं करता लेकिन लिविंग है, ठीक है। लेकिन जो मोमेंट होता है वो डिफाइन नहीं करता कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। मोमेंट को हम रखते ज़रूर हैं, ठीक है। तो व्हेन वी एबल टू स्पीक समथिंग लिविंग और नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं? कि जब एक कोई भी, अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूँ 10th क्लास की, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब एक कुत्ता भागे, रनिंग करे, काऊ जो है वो च्यूइंग करे, चबाए, मैन शाउटिंग करे, तो हमें लगता है कि वो लिविंग है ना। नॉन लिविंग चीज़ों क्या होता है कि जो लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो ना करें, ठीक है। मतलब क्या लिविंग का मतलब क्या? एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट which shows the characteristics of living beings, ठीक है। मतलब लिविंग उसको हम उस ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, उसको हम लिविंग बोल सकते हैं जो लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, है ना, परफॉर्म करे, उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
तो सबसे पहली बात है लिविंग किसको बोल सकते हैं, जो लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, और नॉन लिविंग किसको बोल सकते हैं, जो डू नॉट शो द फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हम उसको नॉन लिविंग बोलेंगे जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो ना करें। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें कि भाई नॉन लिविंग के मतलब लिविंग के, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये देखते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए लिविंग्स के। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जो ऑर्गेनिजम्स हो वो न्यूट्रिशन करे, है ना, न्यूट्रिशन करे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन करे, ठीक है, ये एक है ना, ये हो गया। ठीक है, रेस्पायरेशन करे, ये लिविंग हो गया। ठीक है, और बताओ, एक्सक्रीशन करे, है ना, एक्सक्रीशन करे, ग्रोथ ये करे, लिविंग हो गया। ग्रोथ करे कोई, उसको लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब हो गया कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब वो महसूस करता हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स देता टू हो। स्टिमुलस। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, और मूवमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मूवमेंट भी करता हूँ। ठीक है, बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हो, दैट इज़ द लिविंग। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता हो, दैट इज़ द नॉन लिविंग। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा कि हम किसी चीज़ को लिविंग कब बोल सकते हैं, किसी चीज़ को नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, इतना हुआ। एक और ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ये लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग बनाने में कारगर साबित होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बात करी भी लिविंग और नॉन लिविंग, ये जनरली हम ऑर्गेनिजम्स को देख के या उनके फीचर्स को देख के और पता लगा के हम बता सकते हैं क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वायरस की, व्हाट अबाउट द वायरस, कोई बताएगा वायरस के बारे में, व्हाट अबाउट द वायरस, वायरसेस के बारे में बताया कोई कि वायरस लिविंग यस होते हैं सर, और जब तक नॉन वायरस लिविंग होते किसी हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर नहीं करता तब तक वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट लिविंग करता है, और एंटर करते ही वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब अपना डीएनए। और नॉन लिविंग। ठीक है, कैसे डिफाइन कर रहे हो आप इस चीज़ को, बताओ भी। अगर मैं वायरस की बात करता हूँ, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, या दोनों की तरह ही वो शो करता है, दोनों फीचर्स को शो सर करता है, दोनों सिंपल। की तरह, इट इज एट द वर्ज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके ओके, तो वायरस को हम दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं। वायरस एक्चुअली में क्या होता है, जब तक वो सेल के बाहर है, ठीक है, वो सेल के बाहर होता है तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो नॉन लिविंग है। और जैसे ही वो किसी भी सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो अपना जो इंफॉर्मेशन को होता है वो आगे फॉरवर्ड करता रहता है, प्रोटीन्स बनाता रहता है, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो वायरसेस जो होता है वो दोनों की तरह ही बिहेव करता है, बोथ शो करता है, बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है, शो करता है। ठीक है, लिविंग कब होता है वो, जब इनसाइड द बॉडी हो, ठीक है, या फिर सेल, है ना, और वो बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ लिविंग, बिहेव लाइक लिविंग। ठीक है, अगर वो नॉन लिविंग की तरह कब बिहेव करेगा, जब वो सर आपकी आवाज थोड़ी प्रेजेंट लो आ रही है। आउटसाइड द सेल या फिर बॉडी। ठीक है, आवाज लो आ रही है अब,
ठीक है। अब सही आई सर, अब सही है। हाँ, तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या बताया कि मैंने ये बोला है कि भाई किसी भी चीज़ को हम लिविंग कब बोल सकते हैं या किसी भी चीज़ को नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं। लिविंग तक कब बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे, कोई निरोध करे, ठीक है, कॉन्सियसनेस की एबिलिटी हो, मूवमेंट करे, ट्रांसपोर्टेशन करे, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग बोल सकते हैं जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करें। और नॉन लिविंग किसे बोल सकते हैं, जो इनको फॉलो ना करे, सिंपल सी बात है। लेकिन वायरस के केस में क्या होता है कि वायरस जो होता है वो दोनों ही कैटेगरी का होता है, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। जो वायरस होता है वो एक्सेप्शन में हम रखते हैं, तो होता है कि जब तक वो बॉडी के या सेल के बाहर होता है तो वो बिहेव करता है नॉन लिविंग की तरह। जैसे ही बॉडी या फिर सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, लिविंग की तरह बिहेव कैसे, मतलब कि वो अपना अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको शो करने लग जाता है, जैसे ग्रोथ करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और मूवमेंट करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में भी जाएगा वो, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग गया है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो नोट कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। नो सर। हाँ, नोट करते रहो साथ के साथ। अगर मैं बात करूं आपसे, मैं क्वेश्चन करता हूं, है ना, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें आप नोट करोगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ होता है, दो फीचर को लेके चलता हूँ मैं, तो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ होता है, क्या वो दोनों के दोनों ही मतलब एक लिविंग के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है? बताओ। सोच द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है, कौन बताएगा इसका आंसर? क्या मतलब अगर कोई मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन होता है एंड जो ग्रोथ होता है, क्या वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है लिविंग के? सर ये स्पेसिफिक है लेकिन सर स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो ग्रोथ होता है, जो एक ग्रोथ है, ग्रोथ एक्चुअली होता क्या है? ग्रोथ किस चीज को हम कब बोलेंगे जब भाई किसी चीज के अंदर ग्रोथ हो रही है? बताओ। सर जब उसका साइज बढ़े। तब जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, है ना, इंक्रीज इन मास, है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। और बस इसी को ग्रोथ बोलते हैं, इंक्रीज इन मास को? इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, इसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? सर में आई सर में हेलो हेलो यस सर।
हेलो हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है।
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई बेटा, और कुछ नहीं है इसके अलावा। एक्सक्यूज मी सर। थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि क्लियर आ जाए। यस यस। हाँ अभी 1 मिनट, मैं इसको सेट कर लूँ ना पहले एक बार। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम ना हो बीच में, ठीक है। आपने वो नोट कर लिया था जो लिखा था? यस सर। ओके ओके। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अभी कि भाई अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि भाई क्या रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, क्या ये दोनों के दोनों ही डिफाइनिंग फीचर है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ या फिर लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? कौन बताएगा? क्या रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ है, क्या वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग्स का? भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है? गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो री का मतलब क्या हो गया? अगेन, दोबारा, अगेन। ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस समथिंग। हाँ प्रोड्यूस, ठीक है, या हेलो। फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब दोबारा से बनना, ठीक है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग का, ठीक है। हाँ। तो अनग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, ये ग्रोथ होता है। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं आपको, अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यस सर। है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यस सर। ठीक है। तो अमीबा के अंदर, अगर मैं अमीबा की यस बात सर। कर रहा हूँ, अमीबा मान लेते हैं, ये अमीबा हमारा, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है। अगर अमीबा, सर हाँ, सर वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबको नहीं हो रही है या किसको सर नहीं हो रही है? विजिबल है, विजिबल है। पिन कर लो आप सर को, तब दिख जाएगी आपको स्क्रीन। जी सर। पिन कर लो स्क्रीन जो है ना, सर। मेरा जो कॉलम आ रहा होगा उसको पिन करो, ठीक है, मेरी सर। स्क्रीन दिखाई देगी फिर आपको, जी सर। सर। ठीक है। मैंने आपको, देखो सुनो, मेरी बात सुनो, फिर अपनी बोलना, ठीक है। मैंने ये पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ है, क्या वो डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग का, या क्या मैं बोल सकता हूँ कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग? अगर ग्रोथ अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो लिविंग ही है, ठीक है। ये भी हम एक सोचने वाली बात है। जैसे अमीबा की बात कर रहा हूँ, अमीबा एक एग्जांपल लिया मैंने इस दोनों चीज़ को, पॉइंट को समझाने के लिए। अमीबा क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप लोगों को सबको पता है। अमीबा का अमीबा जब यस सर। रिप्रोडक्शन करता है, तो 1 से 2 हो जाते हैं, है ना, 1 से 2 हो जाते हैं। इसका मतलब है अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, ये अमीबा 1 से 2 बन गया, ठीक है ना। और आप जब ये अमीबा है, अमीबा के अंदर 1 से 2 ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस हुआ, 1 से 2 बन गए। तो अगर मैं ग्रोथ को देखूं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास, ठीक है, दैट इज द ग्रोथ। इसका मतलब है कि यही रिप्रोडक्शन है और यही क्या है? ग्रोथ है, ठीक है। इसका मतलब है कि अमीबा के अंदर, ठीक है, जब 1 से 2 में टूटता है अमीबा, तो उसी को आप रिप्रोडक्शन बोल रहे हो या उसी को आप ग्रोथ बोल सकते हो, ठीक है। ग्रोथ का फीचर क्या होता है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो 1 से 2 सेल में टूट गया जो अमीबा होता है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन नंबर सेल मतलब ग्रोथ हुई है वहां पे, ठीक है। अब इसी को आप रिप्रोडक्शन भी बोलते हो, भाई एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म का बन गया है वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है,
वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग्स का, ठीक है। समझ में आई बात मेरे वाली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना आपको इसमें से? यस सर एक सर, एक बार डाउट थोड़ा है। सा रिपीट कर दो, थोड़ा हाँ अनक्लियर बोलो है डाउट, थोड़ा हाँ सा। मैं दोबारा समझा दूंगा, बोलो किसको डाउट है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मैंने ये बोला कि मैंने आपको ना अभी ना कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर लिखवाए हैं, ठीक है। मैंने बोला कि हम किसी चीज़ को लिविंग कब बोलेंगे, जब उस चीज़ को हम लिविंग बोल सकते हैं जब वो लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, है ना। इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखवाया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ लिविंग क्या होता है भाई, जो रिप्रोडक्शन करे उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, जो ग्रोथ करें उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन करें उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन करें उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन करें उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन करें, सेंसिटिविटी। ठीक है। सेंसिटिविटी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है। ये सारे जो फीचर्स है वो लिविंग्स को शो करते हैं, भाई लिविंग है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन मैंने पूछा कि अगर मैं इन दोनों में से भी इसकी बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं और ग्रोथ की बात करूं, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग्स का, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ कब बोल सकते हैं हम किसी भी चीज में, जब इंक्रीज इन मास हो या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है वहां पे। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि री और प्रोडक्शन, मतलब दोबारा से बनना, ठीक है ना। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। दैट इज द रिप्रोडक्शन, है ना। बेसिकली अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो क्या रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। अगर मैं एग्जांपल लूं अमीबा का, तो अमीबा में क्या होता है कि एक सेल से दो सेल में टूट जाता है अमीबा हमेशा, है ना। तो इसी को आप ग्रोथ बोल सकते हो, इसी को आप रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो अमीबा के अंदर, है ना भाई। इसी को आप बाइनरी फिशन बोलते हो, इसी को आप ग्रोथ भी बोल सकते हो, क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, है ना। तो इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन एंड जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग्स का, है ना। इसका मतलब ये प्रूफ होता है इससे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। सबको? यस सर। यस यस। सर। ओके ओके, नोट करते रहना, साथ के साथ नोट करते रहना, कोई डाउट हो साथ के साथ क्लियर करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा हम, मैंने आपको अभी लिखवाया था कि भाई लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेसेस हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। हमने अभी देखा कि भाई हम किसी चीज को लिविंग या लाइफ कब बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, ठीक है। किसी चीज को हम लिविंग कब बोल सकते हैं, किसी चीज को हम नॉन लिविंग कब बोल सकते हैं, जस्ट हमने अभी देखा है। अब मैं बात करता हूँ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। क्या लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, मतलब लाइफ के क्या प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर द important activities performed by living organisms, ठीक है। मतलब लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम बोल रहे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेसेस का मतलब पता है ना आपको, इंग्लिश का वर्ड है प्रोसेसेस, है ना। भाई बात करते रहो मुझसे।
Yes, आवाज sir. आ रही है? यस सर, यस सर। जी सर। बात करो यार, कैसे ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। क्या नाम है आपका? भाई नाम बताओ। सर किसका? आप अपना नाम सर बताओ। अस्मा, अस्मा जहरा। आशमा जी सर, है? अस्मा जहरा। ओके आशमा। और अगले वाला बच्चे का क्या नाम था जो बात कर रहा है मुझसे? सर हिमांशु यादव। हिमांशु हो गया, आशमा हो गई, थर्ड वन? साहिल सिंह। साहिल हो गया, ठीक है। आगे? यश गर्ग। यश हो गया, फिर आगे? आयुष्मान अग्रवाल। कौन? अदिति। मयंक अग्रवाल, अदिति। और कौन कौन है? जल्दी जल्दी नाम बताओ अपने। हिमानी प्रसाद सर। प्रिंस। प्रिंस हो गया, और? भाई बताओ यार, नाम लेने में प्रॉब्लम हो रही हो आप लोगों को? सर हिमानी। हिमानी हो गया, ठीक है। हिमानी बेटा समझ में आ रहा है आपके? यस सर। देखो, सबसे पहले ना मतलब एक तो बात करते रहो ताकि हम लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि बात नहीं करोगे तो मुझे पता ही लगेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए या इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास को तो बात करनी भी ज़रूरी होती है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि लाइफ प्रोसेसेस, मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रोसेसेस में लाइफ का मीनिंग क्या होता है। लाइफ हम किसको कब बोल सकते हैं, किसको नॉन लिविंग या लिविंग कब बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसेस की। मतलब लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दैट इज द, कुछ भी प्रोसेस हो सकते हैं। वो न्यूट्रिशन हो सकता है, वो रेस्पिरेशन हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो क्यों होते हैं? ताकि बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन किया जा सके। टू मेंटेन, टू मेंटेन फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। भाई कोई भी एक्टिविटी चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है बॉडी के अंदर, इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या मतलब? ऐसे मतलब एम ही चल रहा है कि चलो ठीक है, मन किया रेस्पिरेशन कर लिया, नहीं। बॉडी के बॉडी को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और फूड को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो जितने भी ये एक्टिविटीज़ है इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेसेस। किसके प्रोसेसेस हैं? लाइफ के। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes, sir. ओके। यस अब सर। यस सर। ना कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, बस बात होनी चाहिए हमारे बीच में, आपके और हमारे बीच में, ठीक है। टू मेंटेन द बॉडी, टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। मतलब बॉडी के जो फंक्शंस है उसको मेंटेन रखने के लिए प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए, ठीक है। भाई टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। क्यों फंक्शंस बॉडी, क्यों मतलब जो बॉडी के फंक्शंस है क्यों चलने चाहिए? ताकि मतलब इन जो बॉडी के जो फंक्शंस है, ठीक है, मतलब जो हम लाइफ प्रोसेसेस हम बात कर रहे हैं, जो बॉडी के फंक्शंस चल रहे हैं, इनको मेंटेन रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? नीड एनर्जी, ठीक है। मतलब बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? Energy, sir. किस चीज की जरूरत होती है? Energy. एनर्जी की। एनर्जी का मतलब दैट इज फूड की जरूरत है हमें, है ना। और फूड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की, सब ठीक है। प्रोटीन। मतलब कि लाइफ प्रोसेसेस आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब जो एक्टिविटीज चल रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज
क्यों चल रही है? ताकि बॉडी के जो फंक्शंस है उसको मेंटेन रखा जा सके, और बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। एनर्जी का मतलब क्या होता है? हमें चाहिए फूड। फूड क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा, है ना? Yes, sir. चाहिए ना? न्यूट्रिशन होता है ना, यस सर। ठीक है। जो फूड होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब इन ग्लूकोज फॉर्म, ठीक है। जो न्यूट्रिशन हम जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। दिस फूड नीड टू बी ब्रेक डाउन बाय केमिकल रिएक्शन सच एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। फॉर डूइंग सच प्रोसेसेस वी नीड टू रेस्पायर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो खाना खाते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि हम ग्लूकोज की फॉर्म में खाना खा रहे हो। हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हम उसको खाते हैं, उसको तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं उसको हमें जरूरत होती है तोड़ने के लिए, मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो जो फूड होता है, जो फूड होता है, दिस फूड need to broken down by chemical reactions, ठीक है। कहने का मतलब है जो हम फूड खाते हैं, देखो जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है फूड को, वो करते हैं ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। लेकिन हम ग्लूकोज की फॉर्म में खाना थोड़ा ना खाते हैं, है ना। तो जो हम खाना खाते हैं हमें जरूरत है उसको तोड़ने की, ताकि हम ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब करवा सके, ठीक है। तो ये कैसे प्रोसेस होते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा था? Yes, sir. यस सर। तो इन जो केमिकल रिएक्शन जो चलते हैं हमारे अंदर, वो क्या होते हैं? सच एज ऑक्सीडेशन होता है, एंड रिडक्शन चलते हैं, ठीक है। देखो हमने, देखो होता क्या है जनरली, हमने फूड को खाया, ठीक है, वो गया माउथ में, ठीक है, माउथ से गया स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर से गया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। होता क्या है कि जो फूड होता है वो जाता है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर डाइजेशन होता है ना। उसके बाद जो डाइजेस्ट पार्ट होता है वो स्टोमक में जाता है, वहां पे भी डाइजेशन चलता है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर से डाइजेशन होता है ना। मतलब कि जो हमने फूड कॉम्प्लेक्स चीज में खाया था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में हुआ है? ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ है, और जो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगी, है ना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो होगी उस फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। मतलब है कि फूड को तोड़ने से लेके और फूड के एब्जॉर्प्शन तक जो रिएक्शन चलेगी उनको हम बोल रहे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो हमने फूड खाया है नीड टू बी ब्रोक डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो सकती है ना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है भाई, मैं समझ में आ रहा है ना, ये नहीं आ पा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है आ sir. रहा है ना? सर आ रहा है। ठीक है। फिर क्या होता है कि हमने बोला न्यूट्रिशन, हमें एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी जो है ना खाने से, मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए, हमें एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें रेस्पायरेशन की भी जरूरत होती है। और तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर डूइंग, फॉर डूइंग सच प्रोसेस
वी नीड टू रेस्पायर। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होता क्या एक्चुअली में, जो हमने खाना खाया है वो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब वो फूड अगर हमने डायरेक्टली एनगल्फ कर लिया तो हमारे हमारे बॉडी के अंदर उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब है हमें उस फूड को तोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसे सिंपल फूड में बनाने की ज़रूरत है। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, च्यूइंग करते हैं हम, फिर वो च्यूइंग करके वो खाना जाता है सीधा स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का। फिर जो 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 डाइजेस्ट हुआ पार्ट होता है वो सीधा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, फिर उस फूड का और डाइजेशन होता है। ठीक है, तो डाइजेशन वाला जो मतलब जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। टूटने के बाद वो उस फॉर्म में टूट जाता है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर सकती है। ठीक है, तो जो फूड होगा वो एब्जॉर्व वाली फॉर्म में आ जाएगा टूटने के बाद केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो वो एब्जॉर्व होने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, वो चला जाएगा ब्लड के अंदर, मतलब जो ये ग्लूकोज होगा ये चला जाएगा कहाँ पे, ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा एब्जॉर्ब होने के बाद। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड पहुंचाएगा इस जो ग्लूकोज जो होगा वो ब्लड पहुंचाएगा किस कहाँ पे, जहाँ पे जरूरत होगी। ठीक है, जहाँ पे सेल्स हमें के अंदर। जरूरत होगी, नीड होगी। नीड कहाँ पे हो सकती है, सेल्स के अंदर हो सकती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ग्लूकोज हमारा सेल्स के अंदर पहुंच गया है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन ग्लूकोज पहुंचने से क्या एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। एनर्जी को बनाने के लिए हमें रेस्पायरेशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी को बनाने के लिए हमें रेस्पायरेशन की जरूरत होती है। देखो हर एक प्रोसेस लाइफ का, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं हर एक प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो कैसे कनेक्टेड है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा है माउथ। ठीक है, हमारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमारी। ये हमारा, मैं मान लेता हूँ इसे ढंग से बनाता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बना के दिखा देता हूँ, दूसरा भी ऐसे ही होगा। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे सेल्स। ठीक है, देखो होता क्या है, ये है नोज, यहाँ पे माउथ। ठीक है, देखो होता क्या है, हमने फूड को खाया। ठीक है, यहाँ पे फूड आ गया हमारा। ठीक है, फूड आ गया, अब क्या होगा, फूड आ गया इसका मतलब थोड़ा ना हमें एनर्जी मिल गई एकदम से, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है धीरे धीरे। ठीक है, जितना होना होता है माउथ के अंदर उतना ब्रेक डाउन होता है, फिर वो फूड आ जाता है नीचे, नीचे जाता है। ठीक है, ईसोफेगस से होते हुए जाता है स्टोमक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ गया फूड हमारा स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर भी क्या होगा, डाइजेशन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सर इसके अंदर HCl होते हैं ना। हाँ HCl होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाइजेशन होगा, जो भी डाइजेशन होना होगा यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जो डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है, सारा खाना।
और फिर यहाँ पे फाइनली डाइजेशन हो जाएगा पूरा पूरा फूड, ठीक है, जिस फॉर्म में टूटना होता है उस फॉर्म में टूट जाएगा और यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड हमारा ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन के अंदर। हमारा फूड यहाँ पहुँच गया। भाई किस फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब होता है? ये होता है ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। अब मान लेते हैं ग्लूकोज को मैं जी से दिखा देता हूँ। मान लो ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंच गया सेल्स के अंदर ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज पहुंचने से हमें एनर्जी मिल गई? नहीं मिली एनर्जी हमें ग्लूकोज मिला है, एनर्जी नहीं मिली अभी तक, ठीक है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया लेकिन एनर्जी नहीं मिली अभी तक। होता क्या एनर्जी के लिए? अब होता क्या है कि हमने रेस्पायर करा, ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन नोज के थ्रू गया सीधा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से गया एल्वियोलाई के अंदर, यहाँ पहुंच गया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंच गया, ब्लड से गया सीधा सेल्स में, यहाँ पे गया सेल्स में चला गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके, दोनों चीज मिलके, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एटीपी। एटीपी क्या होती है? एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके बनाते हैं एनर्जी, प्लस CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ब्लड में आ जाएगी और सीधा लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देंगे हम उस कार्बन डाइऑक्साइड की। हम कार्बन डाइऑक्साइड की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको मत सोचो। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलने से हमें एनर्जी मिलती है, इसको सोचना है, ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें रेस्पायरेशन की भी जरूरत है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। समझ में आया अब? यस सर। ठीक है, क्लियर हो रही है ना चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा द लाइफ प्रोसेसेस आर द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्यों चाहिए, क्यों मतलब परफॉर्म होनी चाहिए एक्टिविटीज? ताकि हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है वो मेंटेन हो सके। और बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है एनर्जी की जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी। फूड का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन है हमारा फूड किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब हम फूड को खाते हैं तो जो हम फूड खाते हैं हमें जरूरत है उस फूड को तोड़ने की, ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब डाइजेशन हो रहा है एंजाइम के द्वारा, ठीक है। अब जब एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होगा तो दो प्रोसेस चलते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। फिर जब ये फूड हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है और सेल्स में पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद हमें जरूरत किस चीज की पड़ती है? रेस्पायरेशन की। फॉर डूइंग सच प्रोसेसेस वी नीड टू रेस्पायर, मतलब हमें न्यूट्रिशन के साथ साथ रेस्पायरेशन की भी जरूरत है ताकि हम अपनी एनर्जी को प्राप्त कर सके, यूटिलाइज कर सके किसी भी मैकेनिकल वर्क के अंदर। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है ना? यस सर। यस सर, पक्का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ड्यू टू रेस्पायरेशन, इसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको समझाया, इसका मतलब क्या हो गया? ड्यू टू रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन की वजह से, ड्यू टू रेस्पायरेशन की वजह से एनर्जी विल रिलीज, है ना, हमें एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी विल रिलीज, ठीक है। और जो एनर्जी हमें मिलती है, जो रिलीज होती है एनर्जी, दिस एनर्जी हेल्प्स टू ग्रो, है ना। इसी एनर्जी की वजह से तो हम ग्रो कर पाते हैं, ग्रोथ हो पाती है हमारी, है ना। इसी एनर्जी की वजह से क्या होता है? ग्रोथ होती है हमारी, है ना, ग्रो कर पाते हैं हम, है ना। इसका मतलब है जो हमें एनर्जी मिली है अब, उस एनर्जी से हम क्या कर पाएंगे? ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम ग्रोथ कर पाएंगे उस एनर्जी से तो फिर क्या कर पाएंगे? साथ में मूवमेंट भी कर पाएंगे, यस सर। है ना। यस सर। और इस एनर्जी के द्वारा हम क्या कर पाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन का भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। यस सर। भाई चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बच्चों? Yes, sir. हिमानी, यस सर। ठीक
है, और क्या बताया था, ये मैं नाम भूल गया, दोबारा यार नाम मुझे याद दिलाओ। रस्मा। रेशमा। सर रस्मा। सर यश। यश हो गया। हाँ बच्चों समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे, अब चीजें Yes, क्लियर हो sir. रही है ना। यस सर आ रहा है। ओके ओके यस ठीक सर। है। मतलब देखो, मतलब बायोलॉजी के अंदर ना एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक चीज समझ में आती है ना, दूसरी चीज अपना आप ही समझ में आती चली जाती है। ठीक है, तो टॉपिक को हमेशा याद करने का तरीका यही है, मतलब याद तो रटना तो कभी चाहिए नहीं, सिर्फ समझना चाहिए। ठीक है, समझोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, रटोगे तो आज रट लिया तो कल आपको भूल जाना है वो। ठीक है, तो रटने वाला सिस्टम छोड़ दो, सिर्फ हमेशा कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिशन करेंगे तो हमें मतलब एनर्जी मिलेगी, पर एनर्जी तब मिलेगी जब हम रेस्पायरेशन भी करेंगे। रेस्पायरेशन करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है, अगर मैंने बोला कि हम ग्रोथ कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम एक्सक्रीशन भी कर पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो क्या, चलो ग्रोथ तो सबको पता है ग्रोथ क्या होता है, मूवमेंट भी सबको पता है मूवमेंट क्या होता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। हाँ बिल्कुल, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, रेस्पिरेशन कैसा होता है, ग्रोथ कैसे होती है बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसा होता है, फिर 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे और एक एक करके टॉपिक करते चले जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस वाला। बहुत ईजी चैप्टर है, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, डायग्राम से हर चीज़ क्लियर करो, रटने पे फोकस मत करो, इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन of food and oxygen from one place to another in the body। ठीक है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? या तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो एक जगह से दूसरी जगह पे, या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यस सर ओके। ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन अगर हमने बात करी है तो आपको पता है जो इस दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे, या मल्टी सेलुलर। है ना, या फिर मल्टी सेल्यूलर होंगे। ठीक है, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर यूनिसेलुलर की मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल वाले होते हैं, है ना, सिंगल सेल जिसमें होती है ना। और मल्टी सेल वाले कौन से होते हैं? जिसके अंदर मैनी, मल्टीपल सेल। सर बहुत है ना, शोर हो रहा है पीछे सिंगल से। सेल या फिर मैनी सेल, है ना, सर। यही तो फर्क है दोनों में। यस सर। समझ में आ रहा है? सर हाँ सर आपकी वॉइस लो हो रही है। भाई, वॉइस लो रही तो आप अपनी सर बढ़ा पीछे लो से वॉइस। शोर हो रहा है, कोई बच्चा अनम्यूट है। ठीक है, यस सर। ठीक है, देखो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ये तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, यूनि का मतलब एक, और मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक से ज्यादा वाले होते हैं। ठीक है, तो सिंगल सेल वाले की अगर मैं बात करूं तो ये मान लेते हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है कि एक ही सेल होती है, यही एक सेल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ना, इन्वायरमेंट है ना बाहर, उसके कांटेक्ट में आ रही है ना। यस। जो भी ये लेगा, जो भी आदान या प्रदान करेगा, है ना, कुछ भी लेगा तो डायरेक्ट ले सकता है, फूड लेगा डायरेक्ट लेगा, है ना, फूड लेगा डायरेक्ट लेगा, यस गैस सर। का एक्सचेंज करेगा डायरेक्ट करेगा, है ना, गैसेस का एक्सचेंज करेगा डायरेक्ट करेगा, है ना। बाहर अगर अब जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर
उसको बाहर निकालेगा तो डायरेक्ट निकालेगा, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसका Waste. मतलब है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट Contact. कांटेक्ट विद environment एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो उनकी सेल्स होती है आर नॉट इन डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए, है ना, स्पेशल ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो यह अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ तो उसका मतलब है प्रेजेंट, ठीक है, अगर मैं कभी ऐसे लिख देता हूँ तो उसका मतलब है एब्सेंट, ठीक है। प्रेजेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कभी कभी बीच बीच में कभी ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो Yes. ये देख लेना, है ना। मैं Yes, विद sir. को ऐसे भी लिख सकता हूँ, विद, सी के ऊपर बार होता है विद, ठीक है, सी के नीचे अगर मैं बार लगा दूँ तो इसका मतलब होता है विदाउट, Yes, sir. ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में लिख भी सकता हूँ और आप लोग पूछे बिना भूल जाऊँ तो आप सोचोगे बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गई है, कोई और सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, सेल जो सेल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वो डायरेक्ट, उनके पास क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स का कौन सा है, रेस्पायर करने के लिए, गैस का एक्सचेंज करने के लिए लंग्स है हमारे पास, है ना, Yes, sir. है ना। तो मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, नीड सिंपल डिफ्यूजन, एक सिंपल डिफ्यूजन से इनका फूड का भी इनटेक हो जाता है, गैसेस का भी एक्सचेंज हो जाता है और रिमूवल का वेस्ट भी चला जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल जो डिफ्यूजन है, सिंपल जो डिफ्यूजन है इज इनसफिशिएंट, ठीक है, सिंपल जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे क्यों जरूरी हो गया है और यहाँ पे इनसफिशिएंट क्यों है सिंपल डिफ्यूजन, क्या दोनों चीज क्लियर है, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि उनके पास सिंगल सेल है, ठीक है, तो सिंपली वो डिफ्यूज करके अंदर ले लेते हैं, कुछ बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है, दैट इज अ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन होता क्या है, बताओ, Movement of particles from high concentration to low concentration. बिल्कुल, दैट इज द डिफ्यूजन, है ना, हायर कंसंट्रेशन से लेके कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पे जो चीज फ्लो करती है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका मतलब है बाहर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ये बॉडी के अंदर ले लेगा अपने, नहीं होगी तो नहीं ले पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं ये हमारी एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई है हमारी, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया इसलिए वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए वो Yes, sir. डिफ्यूज हो गया ऑक्सीजन, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये इंटेस्टाइन है हमारी, ये मान लेते हैं ये इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है, और ये विलाई है हमारी, यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फूड है। अब फूड के डिफ्यूजन से अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, डिफ्यूजन से थोड़ा जाता अंदर, तो हर चीज के लिए डिफ्यूजन क्या ना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए डिफ्यूजन क्या इनसफिशियंट है मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है, देखो हमने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद होता है एक्सक्रीशन, जो हमने भाई एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसी चीज को, अब क्या पता ट्रांसपोर्टेशन पे के टाइम पे कुछ गंदी गंदी चीजें भी बनती है ना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं ना, है ना, Yes, sir. उसको हमें बाहर भी तो निकालने की जरूरत है ना, Yes, sir. तो हमें वी नीड एक्सक्रीशन,
अब हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक्सक्रीशन की, ठीक है, एक्सक्रीशन, ओके। Yes, sir. यस सर। एक्सक्रीशन जैसे मान लेते हैं कि जैसे ऑक्सीजन को हमने इनटेक किया, ऑक्सीजन को हमने अंदर की साइड लिया, ठीक है, और फिर उसको हमने ट्रांसपोर्ट कराया, ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू के अंदर, ठीक है। टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद सेल्स के जब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया है तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होगी, है ना भाई। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एटीपी बना देंगे, एनर्जी बना देंगे। तो ये Yes, sir. केमिकल रिएक्शंस तो ही है वाली, ये भी तो केमिकल रिएक्शन हो गई ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रही तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो Yes, sir. ऑक्सीजन को हमने इनटेक करा, इनटेक क्या अंदर की साइड लिया, उसे हमने ट्रांसपोर्ट कराया टिश्यू के अंदर, टिश्यू के अंदर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शंस चली, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दैट इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हुआ? एनर्जी हमारी क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी Yes, sir. रिलीज हुई। और एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या हुआ? साथ में मैंने आपको बताया एनर्जी के साथ साथ CO2 भी प्रोड्यूस होती है ना। Yes, अब sir. Yes, CO2 हमारे लिए क्या है? ये क्या है? वेस्ट है हमारे लिए, yes, है ना। sir. यस तो सर। एनर्जी रिलीज हुई, उसके साथ साथ क्या हुआ? बाय एंड रिलीज ऑफ, एंड रिलीज ऑफ, रिलीज ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। बाय प्रोडक्ट हो गया CO2 हमारा यहाँ पे, है ना। तो Yes. CO2 क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। तो जो ये CO2 है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो CO2 है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हार्मफुल, हार्मफुल फॉर बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसको Yes, हमें sir. क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालने पड़ेगा, नीड टू एक्सक्रीट, ठीक है, नीड टू एक्सक्रीट, उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक्सक्रीशन की भी जरूरत होती है। एक तो एक्सक्रीशन हो गया CO2 को बाहर निकालने वाला, और Yes, दूसरा sir. जो एक्सक्रीशन हो गया वो क्या होता है? किडनी के थ्रू, किडनी के थ्रू हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं, रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। एक तो CO2 को बाहर निकाला और दूसरा हमने CO2 को सर बाहर एक निकाला, और स्वेटिंग भी तो रिमूवल ऑफ हाँ स्वेटिंग भी वेस्ट होता होगा है, ना? ठीक है, वेस्ट होता है ये भी, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे अभी, है ना। Yes, sir. ठीक है, इतना हो गया, Yes, sir. ओके। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, आप इन्हें नोट करो। सर स्क्रीन को आपने लगाई दी। ठीक है, आप इन्हें नोट करो तो। और पेज नंबर 95 NCERT की बुक है, Yes, sir. सर ठीक ओपन हो है। गया। बुक हो तो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें, सर ओपन हो गया। कर है लो। ना, Yes, sir. क्वेश्चंस दिए हैं, उसको अभी देखो। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो पूछो। पहला क्वेश्चन क्या है? भाई पहला क्वेश्चन क्या है? 5 diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans. क्या, दोबारा बोलो। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? हाँ बताओ, आंसर बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। हाँ सर, फर्स्ट रीजन इज द बॉडी साइज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक
इन ह्यूमंस द बॉडी साइज इज क्वाइट बिग, एंड हमारी बुक में एक फैक्ट दिया है कि अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करती तो 3 साल लगते उसे लंग से टोस तक जाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सिंपल है। और सेकंड क्वेश्चन, What criteria do we use to decide whether something is alive? अलाइव है ना, समथिंग इज अलाइव है ना। यस सर। Yes, sir. तो अब इसका भी आंसर मैं दूंगा या आप दोगे? Characteristics of living organisms. भाई जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग के वो लिख दो। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जो भी मिलता है वो लिख दो, ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are outside raw materials used for by an organism? हाँ तो बताओ रॉ मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? सोर्स ऑफ Food, एनर्जी लाइक फूड। food, H2O, बिल्कुल बिल्कुल सर O2, ऑक्सीजन। बिल्कुल, ठीक है ना। इसका मतलब है बायोलॉजी जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है बहुत इजी है, बस समझ जाओगे आप। अगर मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट जाग जाता है इसके अंदर तो चाहते बढ़ जाती है, मतलब समझने जानने के लिए कि भाई ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, है ना। तो इजी है बहुत ज़्यादा, सिर्फ रटने पे फोकस मत करना कभी भी, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। तो अभी तक कुछ समझ में ना आया तो वो पूछो। नहीं सर, सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया? यस सर। कोई बच्चा है जो इसको ना समझ में आए आज की क्लास? नो सर। Any doubt from the living characteristics features of the living? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हमें क्या करना, देखो हमें सिंपल सी मैं आपको बताऊं, हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा, न्यूट्रिशन। सेकंड क्या हो गया हमारा, रेस्पिरेशन। थर्ड क्या हो गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। Excretion. फोर्थ क्या हो गया, एक्सक्रीशन, ठीक है। फिफ्थ ग्रोथ। हम हाँ, ग्रोथ भी होता है और मूवमेंट भी होता है, ये भी बताऊंगा मैं। जो मेन हमारे चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर रखे, ये 4 टॉपिक दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन, देन ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है। यस सर। तो फीचर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, 4 होते हैं मेन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जो होता है इन प्लांट के अंदर देखना है, इन एनिमल के अंदर देखना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर पता लगाना है हमें और एनिमल के अंदर पता लगाना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल्स के अंदर। एक्सक्रीशन भी प्लांट्स के अंदर एंड एनिमल के अंदर। तो ये चीज़ें करते चले जाएंगे तो हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ न्यूट्रिशन जो है ना वो एनिमल्स तक ही बेस्ड नहीं है, ठीक है। प्लांट्स को भी देखना पड़ेगा, एनिमल्स को भी देखना पड़ेगा, और रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, और दोनों तरफ हमें चलना पड़ेगा तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ईजी है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की जो रीड लाइनिंग है उनको रीड करना है। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेरे को कॉल करके पूछ लो, अगर किसी को कभी डाउट होता है किसी चीज़ के अंदर भी, ठीक है। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, और कभी कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, ठीक है, या फिर क्लास में आप बोल नहीं पा रहे हो मुझसे, शर्म आ रही हो, है ना, इज्जत बहुत है आप लोगों की तो नो शर्म सर, सर ऐसी बात नहीं है है। ना, है ना, तो मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोई मेरे मतलब व्हाट्सअप कर देना, मेरे को डाल देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कनेक्टिविटी भी बनानी बहुत ज़रूरी है, वरना तो ऑनलाइन क्लासेस में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है यस बच्चे सर। से इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर नहीं समझ में आएगा हमारे भी, और मज़ा भी नहीं आएगा हम लोगों को पढ़ाने भी और ना पढ़ने में, ठीक है। यस सर। तो मैं नंबर लिख देता हूँ अपना, कुछ कोई बच्चों को डाउट हो कभी भी एनी टाइम मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यस सर। 989 989 1280, ठीक है।
यस सर। ये लिख लेना नंबर, जो मेरा नाम है वो है डॉक्टर अभिषेक शर्मा। यस ठीक है, सर। यस सर। तो लिख लेना, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्लास से हम न्यूट्रिशन करेंगे, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फिर उसके अगली क्लास में रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको रीडिंग लगाते रहना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। डीपीपी अपलोडेड है पहले से वहाँ पे, उसे सॉल्व कर लेना है ना। यस सर। ठीक है, ओके सर। यस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। यस सर। ओके। ओके।